हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है वॉच बट डू नॉट वेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद अनयूजुअल अलैक्रिटी, अलैक्रिटी का मतलब होता है प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस। कह रहा है कि असामान्य रूप से जो रेडीनेस दिखाई गई है। WHO डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ओवर द इबोला आउटब्रेक इन सेंट्रल अफ्रीका। और किस वजह से ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी WHO ने? क्योंकि ये जो इबोला वायरस है वो बहुत तेज़ी से आउटब्रेक कर गया, मतलब फैल गया है सेंट्रल अफ्रीका में। नॉट इवन वेटिंग फॉर द एडवाइस, उन्होंने सलाह का भी वेट नहीं किया ऑफ एन इमरजेंसी कमेटी का, ऑफ एक्सपर्ट पैनलिस्ट, जिसमें एक्सपर्ट पैनलिस्ट होते हैं, उस इमरजेंसी कमेटी का उन्होंने बिल्कुल भी एडवाइस का वेट नहीं किया और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया था। एज इन कन्वेंशन मतलब इस रूल के हिसाब से इनको इमरजेंसी कमेटी की सलाह लेनी चाहिए थी, उसके बाद पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए थी, मगर इस चीज़ का उन्होंने वेट नहीं किया। WHO has nevertheless been feted for swift action by global health experts। कह रहा है फिर भी WHO को एक तरीके से प्रशंसा मिली, बहुत तेज़ी से जो इन्होंने एक्शन लिया है, स्विफ्ट एक्शन लिया है ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट द्वारा। फेटेड का मतलब होता है प्रशंसा, ऑनर। गिवन दैट देयर आर सेवरल अननोन्स अराइजिंग फ्रॉम द करेंट स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक। कह रहा है ये देखते हुए कि बहुत से ऐसे अननोन्स हैं, ऐसी मतलब जानकारियां नहीं हैं जो हमारे सामने हैं, जो कि उठ रही हैं करंट जो स्ट्रेन है इबोला वायरस का उससे, जो कि इस जो आउटब्रेक हुआ है, मतलब ये जो इतनी महामारी फैली है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द अनकॉमन जो कॉमन नहीं है, बंडी ब्यूग्यू स्ट्रेन। अब ये जो इबोला वायरस नया आया है, इसका नया स्ट्रेन क्या है? बंडी ब्यूग्यू स्ट्रेन। मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग स्ट्रेन होते हैं वायरस के। जैसे कोविड-19 आ रहा था तो अलग अलग नाम आते थे हर 6 या 4 महीने में कि अब ये स्ट्रेन आ गया, ये स्ट्रेन आ गया। भाई वायरस भी तो अपने आप को अपडेट करता रहता है ना, तो अलग अलग तरीके के स्ट्रेन आते हैं। तो इस बार क्या आया है? बंडी ब्यूग्यू नाम का स्ट्रेन है ये। दिस स्ट्रेन हैज़ कॉज्ड फ्यूअर आउटब्रेक्स इन द पास्ट। कह रहा है कि इस जो वायरस है, जो ये नया स्ट्रेन आया है, इसने बहुत ही कम बार ही अपना प्रकोप फैलाया है पास्ट में। एंड द एफिकेसी ऑफ यूजली इफेक्टिव काउंटर मेजर्स सच एज वैक्सीन हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द कॉमन जैरा स्ट्रेन एंड अदर थेरेपीज आर करेंटली अनटेस्टेड विद बंडी ब्यूग्यू। कह रहा है कि और जो क्षमता है, जो यूजली सामान्यतः बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काउंटर मेजर्स होते हैं, मतलब काउंटर मेजर्स जो उसको रोकने के लिए जो स्टेप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि वैक्सीन जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी कॉमन जेरा स्ट्रेन जब आया था उसके खिलाफ। और अदर जो थेरेपीज़ है आर करेंटली अनटेस्टेड, मतलब इनको टेस्ट नहीं किया गया है ये जो नया स्ट्रेन आया है उसके अगेंस्ट में। मतलब हमको अभी नहीं पता है कि क्या वैक्सीन काम करेगी या अलग अलग जो थेरेपीज़ हैं काम करेगी इस जो नया स्ट्रेन आया है बंडी ब्यूग्यू के खिलाफ। द न्यू इबोला आउटब्रेक वॉज नोटिफाइड इन द ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड द युगांडा। कह रहा है कि ये जो नया इबोला आउटब्रेक हुआ था इसकी सूचना दी गई थी कि ये एक तरीके से कहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आ चुका है और युगांडा में फैल चुका है। इट इज़ सेड टू बी अ स्मॉलर, इस जो ये आउटब्रेक था इसको बताया जा रहा था बहुत छोटा है, एंड कन्फाइंड टू अ लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर रीजन बिटवीन द टू नेशंस, और इन्हीं दो देशों के बीच में ही वो एक तरीके से लिमिटेड रहेगा, वहीं पे ही रहेगा। बट देयर आर स्टिल कंसर्न, कह रहा है लेकिन उसके बावजूद भी चिंताएं हैं। दैट बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जो इस समय लगातार युद्ध चल रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट इन द रीजन, और वहाँ से लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। केसेस माइट गो अनडिटेक्टेड, तो कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसको डिटेक्ट ना किया जा सके। लीडिंग टू अ स्प्रेड, इससे क्या होगा कि जो आउटब्रेक है वो फैल सकता है। एंड इम्पेयरिंग एसेस टू केयर, और जो लोग हॉस्पिटल लोगों की जो पहुंच है, जो इलाज कराने की जो जगह है वहाँ पे जो पहुंच है उसमें भी नुकसान होगा। इम्पेयर मतलब डैमेज करना, खराब करना। अकॉर्डिंग टू WHO, कह रहा है कि WHO के अनुसार एज ऑन मई 16, 2026, 16 मई 2026 को 8 लेबोरेटरी कन्फर्म केसेस, 8 लेबोरेटरी कन्फर्म केसेस थे, 246 सस्पेक्टेड केसेस थे, 80 सस्पेक्टेड डेथ थी, हैव बिन रिपोर्टेड इन द DRC इत्यूरी प्रोविंस।
ये इतने सारे केसेस जो है रिपोर्ट किए गए थे कहाँ पर, DRC का जो इतूरी वाला स्टेट है वहाँ पर। प्रोविंस का मतलब जगह, प्रांत। 2 लैब कन्फर्म केसेस, 2 लैब कन्फर्म केसेस आए थे, इंक्लूडिंग 1 डेथ जिसमें एक की डेथ हो गई थी, विद नो अपेरेंट लिंक, जिसमें कोई भी क्लियर लिंक नहीं था आपस में, हैव बिन रिपोर्टेड। ये कहाँ से रिपोर्ट किए गए थे, कंपाला, युगांडा से। WHO हैज लिस्टेड अ क्लच ऑफ फैक्टर्स, कह रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कई कारण बताए हैं। क्लच का मतलब होता है ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ फैक्टर्स मतलब कई कारण बताए हैं। उसमें से क्या क्या है, हाई पॉजिटिविटी रेट ऑफ द इनिशियल सैंपल्स, कि पहले जो सैंपल्स लिए गए थे, जैसे कोविड-19 में सैंपल्स लिए जाते थे, वैसे भी यहाँ पर जो इनिशियल सैंपल लिए गए उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लोग आए हैं। 8 पॉजिटिव हैं 13 लोगों में, तो बहुत ज़्यादा हाई पॉजिटिविटी रेट है। द कन्फर्मेशन ऑफ केसेस इन कंपाला में भी बहुत से केसेस का कन्फर्मेशन हुई है, पुष्टि हुई है। इंक्रीजिंग ट्रेंड्स इन सिंड्रोमिक रिपोर्टिंग ऑफ सस्पेक्टेड केसेस, और सस्पेक्टेड केसेस में लगातार बढ़ते हुए सिंड्रोमिक रिपोर्टिंग हुई है। सिंड्रोमिक का मतलब जिसमें लक्षण देखे गए हैं, मतलब तरीके से सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे भी संदिग्ध केस लगातार बढ़ रहे हैं। एंड क्लस्टर्स ऑफ डेथ अक्रॉस इतुरी प्रोविंस, और जो इतुरी प्रोविंस है, जो जगह है, वहाँ पर बहुत सी डेथ भी देखी गई हैं। दैट पॉइंट टूवर्ड्स अ पोटेंशियली मच लार्जर आउटब्रेक देन वॉट इज बीइंग डिटेक्टेड, जो कि ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा इबोला आउटब्रेक, मतलब उसका फैलाव हुआ है, बजाय इसके कि जितना डिटेक्ट किया गया, मतलब जितना हम लोग ने पकड़ा है, समझा है, उससे कई ज़्यादा स्तर पे ये जो वायरस है वो फैला है। एट एनी रेट, चाहे कोई भी रेट हो, WHO हैज़ राइटली टेकन अ रिस्क एवर्स पाथवे। रिस्क एवर्स का मतलब होता है केयरफुल, है ना, कि कोई भी रेट हो, WHO ने बहुत सही समय पर एक ऐसा रास्ता अपनाया जो कि जोखिम भरा नहीं था। When डीलिंग विद अ कंडीशन, जब हम ऐसी कंडीशन से डील कर रहे हों, दैट हैज़ 50% फैटेलिटी रेट, फैटेलिटी मतलब मोरलिटी रेट, कि 50% डेथ होने की संभावना हो, तो ऐसे में WHO ने एकदम सही किया इस तरीके का जल्दी कदम उठाकर। While it says that mortality rates can range between 25% and 50% depending on the viral strain, कह रहा है कि जबकि वो ये कह रहे हैं कि जो मोरलिटी रेट्स है उसकी जो रेंज है वो 25% से 50% तक हो सकती है। इस बात पर डिपेंड करता है कि वो वायरल स्ट्रेन कौन सा है, मतलब वायरल स्ट्रेन अगर आसान वाला है, कोई सिंपल सा है, तो इतनी ज़्यादा डेथ नहीं होगी, मगर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ख़राब वायरल स्ट्रेन है जो मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें, तो उससे बहुत ज़्यादा डेथ हो सकती है। एक्सेस टू मेडिकल केयर, इस बात पर भी निर्भर करता है कि लोगों के पास मेडिकल केयर की सुविधाएं कैसी हैं। एंड स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट, कितनी जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिल जा रहा है। देयर आर अननोन दिस टाइम अराइजिंग आउट ऑफ द बंडी बुगियो स्ट्रेन, इस बार बंडी बुगियो स्ट्रेन से जुड़ी कुछ स्पष्ट बातें सामने आ रही हैं। इबोला इज कंटीजियस, कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विद एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड्स एंड कंटेमिनेटेड सर्फेसेस। कह रहा है कि इबोला जो है वो एक तरीके से संक्रामक है, मतलब एक दूसरे के आसानी से फैल सकता है। कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विद एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड्स, अगर एक दूसरे का बॉडी फ्लूइड से एक्सपोजर हो रहा है तब भी ये वायरस बहुत आसानी से फैल सकता है। या फिर संक्रमित सर्फेसेस हैं, कंटेमिनेटेड मतलब दूषित पॉल्यूटेड जो सर्फेसेस हैं उससे भी फैल सकता है। एंड कैन बी विशियस, और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। द हॉरिफिक 2014-16 आउटब्रेक विच स्वेप्ट अक्रॉस Guinea, Liberia and Sierra Leone resulted in over 28,600 रिपोर्टेड केसेस। कह रहा है कि जो बहुत भयावह 2014-16 में आउटब्रेक हुआ था इबोला का, जो कि गुनिया, लीबिया, सीरिया लियोन में फैला हुआ था, उसमें 28,600 जो केसेस थे वो रिपोर्ट हुए थे एंड 11,325 डेथ हुई थी। By issuing the highest level of global alert early on, WHO has solicited the cooperation of the world in handling the crisis। कह रहा है कि इन्होंने WHO ने जो बहुत पहले ही हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्टनेस जारी कर दी है, उससे एक तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट करी है। सॉलिसिट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, मांग करी है कि पूरी दुनिया जो है वो कोऑपरेट करे आपस में इस क्राइसिस, इस समस्या से जूझने के लिए।
आउटब्रेक कंट्रोल एक्टिविटीज एट दिस स्टेज मस्ट अनफिलिंगली इंक्लूड इफेक्टिव पेशेंट एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कह रहा है कि ये जो आउटब्रेक हुआ है, महामारी फैली हुई है, इसको कंट्रोल करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इस स्टेज में, उसमें बिना चूके, अनफिलिंगली मतलब बिना फेल हुए, ऐसे ही इफेक्टिव मेजर्स को इंक्लूड करना चाहिए कि हम पेशेंट कौन है और किस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाएँ। कोविड में नहीं होता था, मान लो आपको किसी से हुआ तो किससे हुआ उसको भी ट्रेस किया जाए और पेशेंट को भी ट्रेस किया जाए, पहचाना जाए कि पेशेंट कौन है और किसकी वजह से हुआ। तो तीनों अगर आ जाएंगे तो एक तरीके से हम स्प्रेड होने से उसको रोक लेंगे। इंटेंसिव सपोर्ट फॉर एवरी पेशेंट, मतलब हर पेशेंट के लिए एक अलग तरीके की सपोर्ट होना चाहिए, एक स्पेशल सपोर्ट होना चाहिए। सेफ एंड डिग्निफाइड बरियल्स होना चाहिए, मतलब सेफ भी होना चाहिए और साथ ही साथ सम्मानीय बरियल्स होना चाहिए जो लोग जिनकी डेथ हो गई है। वैक्सीनेशंस इफ़ दे वर्क, मतलब वैक्सीनेशंस होना चाहिए अगर वो काम करें तो। एंड सोशल मोबिलाइजेशन, लोगों को प्रेरित करके इकट्ठा करना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा सके इस डिजीज़ के बारे में लोगों के बीच में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द करेंट इबोला आउटब्रेक एज पर द पैसेज। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है 1, 2 और 3 में? The medical interventions that proved successful against the Jaira strain are considered to be equally effective against the Bundibugyo strain। कह रहा है कि जो मेडिकल तरीका इंटरवेंशंस जो इस जायरा स्ट्रेन में काम किए थे पूरी तरीके से, वो इस वाले बंडीब्यूगियो स्ट्रेन में भी काम उतने ही प्रभावी तरीके से कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। Evidence of epidemiological links between all laboratory confirmed cases in Kampala suggests that the transmission chain is well understood। कह रहा है कि जितने भी लेबोरेटरी कन्फर्म केसेस हैं उससे ये समझ में आता है, ये जो जितने भी उसकी बीमारी के जो एविडेंस मिले हैं उससे ये सजेस्ट कर रहा है कि जो ये चेन है कहाँ से ये ट्रांसमिट हो रही है उसको समझ लिया गया है, ऐसा कहीं नहीं, अभी पता ही नहीं है, अननोन वायरस है ये। द डिस्पैरिटी बिटवीन द laboratory confirmed cases and suspected cases thus suggest that the outbreak may be more pervasive than initial data indicates। कह रहा है कि ये जो डिस्पैरिटी है, एक तरीके से अंतर है लैबोरेटरी के कंफर्म केसेस में और सस्पेक्टेड के केसेस में, वो ये दर्शाते हैं कि ये जो आउटब्रेक है वो ज़्यादा फैला हुआ है, इनिशियल डेटा के बजाय जो वो दर्शा रहे थे उससे ज़्यादा ही परवेजिव है, मतलब ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये तो बात थी, तो थर्ड हमारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सपोर्टेड बाय द पैसेज रिगार्डिंग द WHO रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस। किस तरीके से WHO ने रिस्पॉन्स दिया था इस समस्या को, उसको लेकर किस तरीके से ये जो पैसेज है उसमें बातों को वो सपोर्ट करेगा। तो पहले और दूसरे को देखो, क्या ये इसके रिगार्डिंग है या पैसेज में ऐसा दिया हुआ है? The WHO's declaration was characterized by a departure from standard procedural norms regarding expert कंसल्टेशन। हाँ ठीक है, WHO ने जो इबोला वायरस का डिक्लेरेशन किया था वो जो तथाकथित जो रूल्स थे उनसे वो दूर हट गया था और बिना एक्सपर्ट कमेटी की सलाह लिए हुए ही उसको डिक्लेयर कर दिया था। तो ये एकदम सही है। The Global Health Organization adopted a cautious strategy to preemptively address the threat despite the presence of several scientific uncertainties। कह रहा है कि लोगों को अभी, मतलब साइंटिस्टों को बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं है वो ये जो वायरस आया नया, उसके बावजूद भी जितनी भी ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक तरीके से प्रिएंटिव स्टेप्स उठा लिए हैं ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके। तो ये भी सही है। तो बोथ 1 and 2। Based on the passage, why is the Bundibugyo strain particularly concerning to health experts compared to other outbreak? कह रहा है कि पैसेज के अनुसार क्यों ये जो बंडीब्यूगियो नया स्ट्रेन आया है ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए अगर तुलना करते हैं दूसरे आउटब्रेक से, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है किस तरीके से ये काम करेगा, क्या हमारी जो वैक्सीनेशन है इफेक्टिव होंगी, इसके खिलाफ होंगी, या फिर हमारे पास जो आज जितनी भी सुविधाएं हैं क्या हम उससे लड़ पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है एक्सपर्ट की तरफ से। द मोर्टेलिटी रेट फॉर दिस वेरिएंट इज सिग्निफिकेंटली हाइयर, अभी बताया नहीं गया इसके बारे में। दिस पर्टिकुलरली वायरस रिप्रेजेंट द ओनली वेरिएंट दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द डायरेक्ट ह्यूमन कॉन्टैक्ट। कह रहा है कि सिर्फ यही एक वेरिएंट है जो कि इंसानों में आसानी से फैलता है, ऐसा नहीं है। The efficacy of existing medical tools like vaccine has not been proven for this specific variant। हाँ,
जो ये वैक्सीनेशन है, वैक्सीन्स हैं, इनकी क्षमता को पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया गया है इस वायरस के ऊपर, या अदर थेरेपीज को टेस्ट नहीं किया गया है। तो सी हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल रोल ऑफ फ्रेज नॉट इवन वेटिंग फॉर द एडवाइस ऑफ एन इमरजेंसी कमिटी इन द सेंटेंस? With unusual alacrity, WHO declared a public health emergency of international concerns over the Ebola outbreak in Central Africa, not even waiting for the advice of an emergency committee of expert panelists as in convention. किस तरीके का काम कर रहा है? क्या ये एग्जेक्टिव फ्रेज है, आउटब्रेक को मॉडिफाई कर रहा है? सोचो, क्या ये आउटब्रेक को मॉडिफाई कर रहा है? नहीं। उन्होंने वेट नहीं किया। किसका वेट नहीं किया? क्या करते हुए? क्या वेट करते हुए? एडवर्बियल फ्रेज है जो कि मॉडिफाई कर रहा है मेन वर्ब डिक्लेयर्ड को, हो सकता है। नाउन फ्रेज है, नहीं। अपोजिटिव फ्रेज है एक्सप्लेनिंग द टर्म कन्वेंशन, नहीं। बेस्ट है एडवर्बियल फ्रेज। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि किस तरीके से डिक्लेयर्ड किया, इस वर्ब को किस तरीके से किया गया, बिना वेट किए हुए, बिना एडवाइस लिए हुए किया गया। इसीलिए क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है जो कि मेन वर्ब डिक्लेयर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। WHO has nevertheless been fitted for swift action by global health experts given that there are several unknowns arising from the current strain responsible for the outbreak. कैसा सेंटेंस है ये? सिंपल सेंटेंस है। देखो, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लॉज होता है, सोच लेना। कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और 1 डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट और 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। ठीक। WHO हैज नेवरदलेस बीन फेटेड फॉर स्विफ्ट एक्शन बाय ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स। अगर तुम इसको पढ़ोगे, इसकी मीनिंग जैसे मैंने बताई थी कि फिर भी WHO को सम्मान दिया गया उसके स्विफ्ट एक्शन के लिए दुनिया भर के ग्लोबल एक्सपर्ट द्वारा। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्लॉज है, जो कि पूरी मीनिंग दे रहा है। ठीक है। गिवन दैट देयर आर सेवरल अननोन्स अराइजिंग फ्रॉम द करेंट स्ट्रेन, ये जानते हुए, देखते हुए कि बहुत से ऐसी अननोन्स जे थे जो कि इस जो करंट स्ट्रेन था उससे उड़ रहे थे और जो रिस्पॉन्सिबल था इस महामारी के फैलाव के लिए। ये जो है एक तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। इसी वजह से यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरी जगह डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है। ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, फिर स्टार्ट करते हैं। वन डे इट स्टॉप्ड, एक दिन वो रुक गया था। एज द बैटरी डाइड, क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। एट फर्स्ट इट वॉजेंट अ ह्यूज डील, कह रहा है कि पहली बार में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं लग रही थी। बट डे आफ्टर डे, लेकिन दिन गुजरने के साथ, आई बिकेम डैश, मैं क्या बन गया था? दो आई कुड जस्ट लुक एट माई फोन, लैपटॉप और टैबलेट, कह रहा है कि जबकि मैं अपने फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट में देख सकता था। वॉट इज़ द फर्स्ट, किस बात की चिंता थी? इट जस्ट टाइम, वो सिर्फ एक टाइम था। यू कुड लुक एट इट एनी वेयर, तुम कहीं भी उसको देख सकते थे। बट दैट इज़ व्हेन आई डिस्कवर्ड माई ऑब्सेशन विद टाइम, कह रहा है कि उसी वक्त मैंने ये जाना कि क्या मैं कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ टाइम के साथ। स्पेसिफिकली खासकर द टाइम ऑन द वॉल क्लॉक एट होम, कह रहा है कि खासकर उस समय के साथ जो कि वो घड़ी जो मेरे घर में टंगी हुई थी वो बताती थी। क्या होना चाहिए? आई बिकेम हैप्पी, जब उसकी घड़ी रुक गई तो क्या वो खुश हुआ होगा, काम हुआ होगा, स्लीपी हुआ होगा, फ्यूरियस। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आ रहा है, सेंस आ रहा है। अब हैप्पी, खुश, काम, शांत, स्लीपी नहीं मतलब है, तो फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्रोधित था, तो आई बिकेम फ्यूरियस, तो सी करेक्ट आंसर होगा। द क्लॉक इज मोर देन 2 डिकेड्स ओल्ड, जो क्लॉक थी वो 20 सालों से ज़्यादा पुरानी थी। आई रिमेंबर माई पेरेंट्स टेलिंग मी टू डू होमवर्क ऑन टाइम, कह रहा है मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे अपना होमवर्क टाइम में करने के लिए। कम होम ऑन टाइम, घर सही टाइम पे आने के लिए। ईट ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम, एज इफ इट डैश दियर जॉब, कह रहा है कि ऐसा लगता था जैसा ये उन्हीं का काम हो। क्या होना चाहिए? एज इफ एक ऐसी कंडीशन वाला सेंटेंस बनाता है ना कि जो इमेजिनरी होता नहीं है। तो यहाँ पे इज, वॉज, वर, आर क्या आना चाहिए? देखो वॉज यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इट, तो वॉज लग देते नहीं, मगर एज इफ के साथ जो होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला, उसके साथ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा वर लगाते हैं, तो सी करेक्ट होगा।
एज इफ इट वर देयर जॉब, दे वर माई टाइम टेलर्स, वो मेरे टाइम टेलर्स थे। इट वॉज माई इनोसेंट एंड केयर फ्री टाइम मेरा, कह रहा है कि जो बचपन का समय था वो बहुत ही ज़्यादा भोलापन वाला था और केयर फ्री वाला समय था। बट नाउ आई लुक अप एट द क्लॉक 2 times एन आवर, कह रहा है लेकिन अब मैं क्लॉक को 2 बार देखता है 1 घंटे में। विथ पेंडिंग वर्क, बहुत सा काम मेरा पेंडिंग हो रहता है। एंड सो मैनी मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। सेशन शेड्यूल फॉर द वीक, बहुत सारे सेशन जो है वो लगे रहते हैं हफ्तों के लिए। इट फील्स लाइक आई एम इट्स डैश एंड लवर एट द सेम टाइम, कह रहा है ऐसा लगता है कि मैं उसका, घड़ी का एक तो लवर भी हूँ और साथ ही साथ क्या हूँ, एक ही समय में टीचर हूँ। टीचर का मीनिंग तो यहाँ आ नहीं रहा है। मास्टर, वही मतलब नहीं आ रहा है। एनिमी, दुश्मन, दुश्मन तो नहीं है। डिसाइपल हो सकता है क्योंकि शिष्य है, क्योंकि लगातार वो उसको बताता रहता है इतना टाइम है, इतनी जल्दी काम करो, तो ना एक तरीके से वो उसका शिष्य है। तो कह रहा है कि इट फील्स लाइक आई एम इट्स डिसिपल एंड लवर एट द सेम टाइम, तो डी यहाँ पे परफेक्ट है। आई लुक अप एट इट न्यूमरस टाइम्स, कह रहा है कि मैं उसकी तरफ बहुत बार देखता हूँ। लाइक अ लवर, जैसे एक लवर की तरीके से। हु इज एफ्रेड, जो कि डरा रहता है। हिज लव्ड वन माइट गेट अवे इफ नॉट नोटिस, कह रहा है कि वो इस बात से डरा रहता है कि अगर उसका जो चाहता है वो कहीं दूर ना चले जाए, अगर वो उसको नोटिस नहीं करेगा। इफ़ यू डोंट गिव इट अटेंशन, अगर तुम अटेंशन नहीं दोगे, इट वुड जस्ट रैन अवे फ्रॉम यू, वो तुमसे दूर चला जाएगा। एंड नेवर कम बैक, और कभी भी वापस नहीं आएगा। सच अ मिस्चीवियस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप, कह रहा है कि इसी तरीके का उसका शरारती और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप था उस घड़ी के साथ। मिस्चीवियस मतलब शरारती। माई पेरेंट यूज टू लुक एट द सेम क्लॉक, कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स भी उसी क्लॉक को देखा करते थे। जस्ट लाइक मी, जैसे मैं देखता हूँ। मे बी फ्यूअर टाइम, शायद मुझसे कम बार। बट नाउ व्हेन इट स्टॉप, लेकिन जब वो रुक गई थी, दे डिडेंट केयर अबाउट इट, तो उन्होंने बिल्कुल भी केयर नहीं करी उस बात की। दे नो लॉन्गर केयर अबाउट देयर ओल्ड क्लॉक फ्रेंड, उनको अब किसी भी तरीके की चिंता नहीं है उस ओल्ड क्लॉक फ्रेंड की। देयर प्रीशियस टाइम, उनको अपनी कीमती समय की भी चिंता नहीं है। नो लॉन्गर डिसिपल, अब वो किसी तरीके के शिष्य नहीं है। नो लॉन्गर लवर्स, अब वो लवर्स भी नहीं है। दे हैव नाउ एक्सचेंज दैट टॉक्सिक मिस्चीवियस टाइम फॉर माई केयरलेस इनोसेंट टाइम, कह रहा है ऐसा लगता है कि उन्होंने अब अपना वो जो टॉक्सिक और मिस्चीवियस टाइम था मेरे केयरलेस और इनोसेंट टाइम के साथ बदल लिया है। मतलब जिस जगह पहले उसके पेरेंट्स थे, अब उसको लाके खड़ा कर दिया, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जिम्मेदारी आ गई है। नाउ आई हैव टू डील विद इट, कह रहा है कि अब मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। मे बी वन डे, शायद एक दिन, एज आई डैश ओल्ड, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आई विल एक्सचेंज दिस टाइम, क्या होना चाहिए यहाँ पर? मे बी वन डे एज आई ग्रो ओल्ड, ये नेचुरल है थोड़ा सा, वो ग्रो ओल्ड ही यूज़ करते हैं, मतलब बूढ़ा होना पूरे प्रोसेस को। आई बिकम ओल्ड भी ठीक है, मगर ये एक तरीके से फिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है ग्रो ओल्ड होना, तो इसको नहीं होगा। लुक का कोई मतलब नहीं है, मेक का कोई मतलब नहीं है, तो बेस्ट क्या होगा? एज आई ग्रो ओल्ड, ठीक है, ये ज़्यादा फिक्स्ड होता है। डैश माई केयरलेस एंड इनोसेंट टाइम एंड गिव द टॉक्सिक वॉल क्लॉक टू द नेक्स्ट जनरेशन, कह रहा है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो अपना समय जो है इस केयरलेस और इनोसेंट टाइम के साथ एक्सचेंज कर लूँगा, और ये टॉक्सिक वॉल क्लॉक जो है उसको नेक्स्ट जनरेशन को दे दूंगा। एंड यस, और हाँ, आई हैव लुक्ड एट द वॉल क्लॉक 3 times वाइल राइटिंग दिस, कह रहा है कि मैंने ये लिखते समय क्लॉक वॉल को 3 बार देखा है। क्या होना चाहिए? टू, विद, फॉर, ऑन। टू का कोई मतलब नहीं है, ऑन का कोई मतलब नहीं है, कन्फ्यूजन विद और फॉर में आ रहा है। विद माई केयरलेसनेस, सॉरी, केयरलेस एंड इनोसेंट टाइम, कह रहा है कि मैं अपना केयरलेस इनोसेंट टाइम चेंज कर लूँगा उस टॉक्सिक टाइम के साथ। तो विद जो है, हम किसी के साथ जब कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के साथ तो हम कर सकते हैं एक्सचेंज विद समवन, एक्सचेंज विद समवन बोल सकते हैं। मगर जब कोई सामान हम एक्सचेंज कर रहे हैं किसी दूसरे सामान के लिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर, ठीक है। किसी थिंग को हम दूसरी थिंग के लिए चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, कि वो दिस टाइम को चेंज कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा केयरलेस इनोसेंट टाइम के साथ, तो यहाँ पे होना चाहिए फॉर, ठीक है। ये है पैराजम्बल, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है? 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। 3 को देखो, रिसेंटली रिसर्चर इन्वेस्टिगेटिंग दीज किसके लिए है? पता नहीं, तो 3 तो नहीं होगा। एज दीज, फिर से दीज, ये भी नहीं होगा, तो 2 ही होगा पहला सेंटेंस, बिना पढ़े ही पता चल गया। वेन माइनिंग एक्टिविटीज एक्सपोज रॉ कोल टू ऑक्सीजन, कह रहा है जब माइनिंग एक्टिविटीज जो कच्चा कोल होता है उसको ऑक्सीजन के सामने लाते हैं,
तो एक नेचुरल ऑक्साइडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक अंडरग्राउंड फायर स्टार्ट हो जाती है। दैट स्मोल्डर कॉन्टिन्यूसली फॉर डिकेड, जो कि दशकों तक सुलगती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो दैट स्मोल्डर कॉन्टिन्यूसली फॉर डिकेज, अब यहाँ 4 देखो, एज दीज परसिस्टेंट फायर, जो ये लगातार फायर बनी हुई है, ये कोल को कंज्यूम करती है, मतलब कोल को जलाती रहती है। सीम्स दे सीवियरली डिस्टलाइज द रॉक अबव, और जब नीचे के कोल को वो जलाती रहती है तो ऊपर का जो रॉक है उसको डीस्टेबलाइज कर देती है, अस्थिर कर देती है, जिसकी वजह से वर्टिकल कोलैप्स होता है पूरी बिल्डिंग का एक तरीके से नीचे अंडरग्राउंड, और पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो बिखर जाता है और बड़े बड़े गहरे गहरे जो होते हैं वो गड्ढे बन जाते हैं। समझ में आया? तो 2 4। अब देखो ये कह रहा है रिसेंटली हाल ही में रिसर्चर इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्टिंग डीप कैविटीज, अब यहाँ पे डीप कैविटीज की बात हुई। अब ये कह रहा है कि जो शोध करता है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इन डीप कैविटीज को, डिस्कवर्ड यूनिक फॉर्मेशन ऑफ परलावा, जहाँ पे इनको एक परलावा मिला है, इसका मतलब होता है रॉक मेल्ट हो जाता है फिर दोबारा सॉलिफाई हो जाता है एक्सट्रीम हीट द्वारा। ठीक है, स्पेसिफिकली खासकर विद इन दीज सुपर हीटेड जोन, इन सबसे ज़्यादा जो गर्म क्षेत्र हैं, जोन्स हैं, दे फाउंड अ फैसिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प चीज़ उनको मिलती है। वो क्या है? ग्लास इन्वेलप्ड रॉक, कि ग्लास के अंदर एक रॉक मिलता है, विच दे प्लेफुली निकनेम, जिन्होंने मजाकिया तौर पे उसका नाम रखा है ब्रेंटे, ड्यू टू इट्स मिक्स्ड कॉम्पोजिशन, क्योंकि उसके जो कंपोजिशन होता है उसका बहुत ज़्यादा मिक्स्ड होता है, मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं उसमें। तो 2 4 3 1, तो आंसर होना चाहिए हमारा सी। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।